हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल काउट्स एजुकेट। तो बच्चों, आज आपके लिए हम सिर्फ 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं क्लास 10th सीबीएसई फिजिक्स के लिए। इससे बाहर आपको बच्चों कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये आपका लास्ट 50 क्वेश्चन होगा। इसके आगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो आज की वीडियो बच्चों ये आपकी लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन से वो 50 क्वेश्चंस हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स दिलाने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे। देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड की। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी और लास्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों हम इन चारों चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सब आपके पास लेकर आए हुए हैं। देखिए और इनको अच्छे से नोट करके अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ये आपका लास्ट वीडियोस होने वाला है। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक, तो ध्यान दीजिए बच्चों, हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है बच्चों वो है डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। हमने कहा है पहला क्वेश्चन प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को डिफाइन करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करनी है तो आप एक कॉनकेव मिरर लेंगे और अगर कोई भी रे आप इंसिडेंट करते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट पासेस थ्रू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा? व्हेन वे इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये बच्चों डेफिनेशन आपको याद रखने हैं। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसके यहाँ पे आगे सेंटर होता है और ये हमारा डिस्टेंस रेडियस होता है और ये फोकस होती है फोकल लेंथ। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होती है। ये तो आपको पता ही है ना। चलिए मुझे कमेंट करके बताइए, अगर रेडियस 30 सेंटीमीटर है तो फोकस कितना होगा? फोकल लेंथ बताइए। फोकल लेंथ कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो फोकल लेंथ इसका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर अगर आपका रेडियस है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से आसानी से पता कर सकते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा अगर आपको फोकल लेंथ दिया हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आपको यहां दिया गया है कि मैग्निफिकेशन क्या होती है स्फेरिकल मिरर की। तो बच्चों मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, और ध्यान दीजिएगा बच्चों, मिरर के लिए यही हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है -v अपॉन u के इक्वल। किसके इक्वल होता है बच्चों? -v अपॉन u के इक्वल होता है। ठीक, तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक, और यहां भी मैंने एक चीज और दिया है कि m इज इक्वल टू -1 का क्या मीनिंग है। m इज इक्वल टू -1 का क्या मीनिंग है? तो बच्चों ध्यान दो, अगर किसी का मैग्निफिकेशन 1 है इसका मतलब ये कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों क्या होगी? इक्वल हो जाएगी। ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। और याद रखना बच्चों, माइनस साइन ये बता रहा है कि ये इन्वर्टेड इमेज है। कैसा इमेज है? इन्वर्टेड इमेज। मिरर से यहां पे इन्वर्टेड इमेज बनेगा, इस वजह से जो मैग्निफिकेशन है वो -1 है। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। -1 का मतलब ये आप बताओगे कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द इमेज इज इन्वर्टेड। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार आया है, हर साल ही आता है। इसको बिना तैयार किए अगर गए ना तो बहुत पीटेंगे। तैयार देखना बच्चों, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है बच्चों? रे डायग्राम। क्या है? रे डायग्राम। कब? ध्यान देना बच्चों, मिरर से, वो भी कॉनकेव मिरर से जो रे डायग्राम होती है इमेज फॉर्मेशन की, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर हो। तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होती हो तो इमेज कहां बनती है? बता दो। इमेज कहां बनती है? इन्फिनिटी बनती है। और उसकी साइज क्या होती है? साइज हाईली डिमिनिश्ड होती है और रियल और इन्वर्टेड होती है। तो इसके लिए बनाना बहुत इजी होता है। यहां से हम पैरेलल रेज इंसिडेंट करते हैं और वो फोकस पे जाके ही मीट करती है। ठीक है,
तो ये जो इमेज बनती है ये बहुत ही छोटी इमेज बनती है, ठीक है, और रियल इन्वर्टेड होती है। ओके, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। क्या होता है? और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कैसा मिरर होता है? डाइवर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर ऑब्जेक्ट सी पे रखा हो, कहां पे रखा हो? सी पे रख दिया हमने। ध्यान दो बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं डायग्राम बनाने में, तो आज आपको मैं तरीका बताता हूं, ठीक है, टेक्निक, जिसको आप यूज करके सी पे इमेज एग्जैक्ट आप बना सकते हो। पहले तो आप एक सर्किल कंप्लीट करोगे ऐसे, ये आपका मिरर है, मिरर का ऐसे सर्किल कंप्लीट करोगे, डॉट डॉट करके पेंसिल से कर लेना, और ये आपका सेंटर होगा। देख लो, देखने में लग रहा है ना सेंटर, यही लग रहा है ना, इधर उधर मत लेना, और ऑब्जेक्ट यहीं पे रखना, ठीक है, यहीं पे सी पे। और इमेज कहां बनेगा पता है? जस्ट उसी के नीचे। ओके, पहले इमेज बना लेना, ठीक, ये टेक्निक है, पहले इमेज बना लो, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज जस्ट उसी के नीचे बनती है। हाइट इमेज और ऑब्जेक्ट की सेम होती है। यहां पे मैग्निफिकेशन -1 होता है, ठीक। ये पूछा गया क्वेश्चन है बहुत बार कि बताइए मिरर में मैग्निफिकेशन की वैल्यू -1 कब होती है? तो याद रखना, जब ऑब्जेक्ट सी पे रखा हो, इमेज वहीं बनेगी। और देखो, एक रे आप इंसिडेंट करोगे पैरेलल, जो कि कहां से जाएगा? फोकस से, तो इसको ऐसे ज्वाइन करना, ठीक, इस तरह से। और दूसरा, अगर हम फोकस से इंसिडेंट किए तो वो कहां जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। अगर कोई रे फोकस से जाती है तो क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। और देखो, दोनों आके यही मीट कर रहे हैं कि नहीं मीट कर रहे हैं? सी पर ही मीट करनी चाहिए, ठीक, सी से इधर उधर जरा सा भी ना हो, ठीक। तो ये तरीका आप लोग याद रखना, इस तरीके से आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक। ओके, अब इसके बाद बात करें अगर, कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में हो, कहां पे बच्चों? फोकस और सेंटर के बीच में हो, तो फोकस और सेंटर के बीच में अगर रख दिया जाए, ये फोकस है, ये सेंटर है, तो ऑब्जेक्ट यहां रख देते हैं, तो इमेज बनती है यहां सेंटर के बाहर, यानी बियॉन्ड सी। और इसकी साइज क्या होती है? बड़ी, और रियल इन्वर्टेड। तो पैरेलल रे इंसिडेंट करेंगे जो कि फोकस से जाएगा, एक फोकस से कर लेना जो कि पैरेलल हो जाएगा, और ये बाहर जाके इमेज बनाएगी, बियॉन्ड सी बनाएगी बच्चों। तो देख लेना, ये देखो गड़बड़ बन रहा है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान देना कि गड़बड़ बननी नहीं चाहिए, स्केल का इस्तेमाल करके बनाना, ठीक है, स्केल का इस्तेमाल करके। और सेंटर को सेंटर के पास लेना, मैंने ये देखो सेंटर थोड़ा दूर ले लिया था, सेंटर जबकि यहां नहीं होना चाहिए, इधर होना चाहिए, ठीक है। तो सर्किल पहले बना लेना जिससे सेंटर आपको मिल जाएगा, ठीक। अगर आपको सेंटर मिल गया तो उसके पोल और सेंटर के बिल्कुल बीच में फोकस रख लेना, ठीक। तो आराम से आपकी जो इमेज होगी वो बियॉन्ड सी बन जाएगी। कहां बन जाएगी? बियॉन्ड सी। ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखते हो, कहां रखते हो? पोल और फोकस के बीच में रखते हो, तो इमेज आपका कहां बनता है? वर्चुअल और इरेक्ट। और कहां बनेगा? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। साइज कैसी होती है? इनलार्ज, वेरी गुड। कैसी होती है? इनलार्ज। साइज बड़ी होती है, और साइज बड़ी होती है इसीलिए तो हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं सेविंग मिरर में। कहा यूज करते हैं? शेविंग मिरर में। और कहा? डेंटिस्ट यूज करता है। कौन यूज करता है? डेंटिस्ट। दांत में मिरर डालता है ऐसे, ठीक है, दांत में। तो मिरर जो होती है, मिरर के जस्ट बगल में दांत होता है, तो फोकस के अंदर आ जाता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसी बनती है? इनलार्ज। कॉन्वेक्स में इनलार्ज नहीं बनता है, कॉन्वेक्स में इमेज कैसी बनती है? छोटी। तो हमें छोटा इमेज तो देखना ही नहीं है, हमें तो दांत का बड़ा इमेज देखना है ना, तो डेंटिस्ट यूज करते हैं। और सोलर फर्नेस में भी इसका यूज होता है बच्चों, ध्यान देना। ये सब आप अच्छे से नोट करते रहो, नोट करते रहो, ठीक। पूरा वीडियो देख के नोट कर लो, कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक, ध्यान दीजिए। तो याद रखना, इसका नेचर, इमेज की पोजीशन, इमेज की आपको याद होना चाहिए। तो सारे केसेस में, कॉनकेव मिरर में सारे केसेस में इमेज रियल इन्वर्टेड बनता है, बस एक केस में वर्चुअल बनता है। कब? जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो, ठीक है। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहां यूजेस के बारे में बात किया गया है कि आपको यूजेस याद करना बहुत जरूरी है कॉनकेव और कॉन्वेक्स की। तो कॉनकेव का मैं बता चुका हूं, डेंटिस्ट, सोलर फर्नेस, ठीक है, हेडलाइट में इसका यूज होता है, ठीक। तो ये सब चीजों में यूज होता है इसका। कॉन्वेक्स मिरर का यूज बहुत पूछा जाता है। सबसे पहला यूज क्या होता है उसका? इंपॉर्टेंट,
रियर व्यू। जो साइड मिरर होती है ना गाड़ी के, बाइक के साइड मिरर जो होती है, साइड मिरर, ठीक है, तो वो रियर व्यू में उसका यूज होता है। क्यों सर उसका यूज करते हैं? क्योंकि देखो बच्चों, गाड़ी पीछे से आ रही है, ठीक, और गाड़ी पीछे से आ रही है तो आप गाड़ी तो दूर हो भी हो सकती है, पास भी हो सकती है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो हमारी कुछ भी होगी, दूर भी हो सकती है, पास भी हो सकती है। अब अगर मुझे बताओ ऑब्जेक्ट दूर हो तो आपको पता है ना कॉनकेव में क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज बनती है ना, तो गाड़ी इन्वर्टेड इमेज अगर उसकी दिखती तो हमको क्लियर समझ में आएगा कि कैसा इमेज उसकी, मतलब कौन कैसा आ रहा है, क्या है, कितना दूर है, नहीं क्लियर होगा ना। हमें चाहिए कि ऑब्जेक्ट कितना भी दूर हो, इमेज कहां बने, इमेज हमेशा वर्चुअल बने, ठीक। और एक चीज और, कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर जो होता है बच्चों, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है एक वाइड रेंज ऑफ व्यू प्रोड्यूस, मतलब देता है, क्या देता है, वाइड रेंज ऑफ व्यू देता है। तो वाइड रेंज ऑफ व्यू की वजह से और ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट देता है, इस वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका, कॉन्वेक्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना, बोलना मत, ठीक। शिव सर ने बोला है, तैयार करके जाना है, ठीक। ये देखिए आ गया उसी पे क्वेश्चन ही, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसको रियर व्यू में यूज किया जा रहा है, ठीक है, किसी ऑटोमोबाइल में। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 3 मीटर, तो रेडियस कितना दिया गया है, 3 मीटर, ठीक। तो देखते हैं 3 मीटर अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है बच्चों, तो सॉल्व करो, पहले खुद से अटेम्प्ट करिए, खुद से अटेम्प्ट करिए बच्चों, खुद से अटेम्प्ट करिए पहले, देखो कर पा रहे हो कि नहीं, ट्राई तो करो एक बार, हो जाएगा हो जाएगा, ट्राई तो करो। देखो आपको जो रेडियस दिया गया है बच्चों, वो कितना दिया गया है, रेडियस दिया गया है 3 मीटर, रेडियस दिया 3 मीटर, और बस लोकेटेड कितने दूरी पे है, 5 मीटर। तो ये कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, बस हमारा 5 मीटर पर है, और रेडियस दी गई है 3 मीटर, रेडियस की इस तरफ होगी, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो रेडियस अगर हमारी बच्चों 3 मीटर है, तो इसकी फोकस कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर, बोलो कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर, ओके। ऑब्जेक्ट हमारा 5 मीटर दूरी पे, ये हमारा बस है, ठीक। पूछा गया है 5 मीटर पे है, फ्रॉम द मिरर द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, तो आपको नेचर ऑफ पोजीशन पता करना है। तो बच्चों आप यूज करोगे फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ध्यान देना कॉन्वेक्स की फोकस पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स की फोकस, कॉन्वेक्स मिरर की फोकस पॉजिटिव, देखो इस साइड में है ना, रे इधर से आएगा, तो रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक। उसके अपोजिट में डिस्टेंस यानी यू, यू तो हमेशा नेगेटिव होती है, यू क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। तो बस उठा के रख दो, रेडियस हमारा प्लस हो जाएगा, यू हमारा नेगेटिव हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक। रेडियस +5 होगा तो फोकस भी हमारा +1.5 हो जाएगा, ठीक। 1/f की वैल्यू हमारी क्या है, ये देखो 3/2 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3, 1/f है ना। v की वैल्यू बताओ, नहीं मालूम, u की वैल्यू क्या है बोलो, u की वैल्यू हो जाएगी -5, ये प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर सॉल्व कर लेना। अगर v की वैल्यू, वैसे v की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव ही आने वाली है, क्योंकि इमेज किधर बनेगी, राइट साइड में, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी ना, तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगी तो इमेज की डिस्टेंस कैसी होगी, पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, साइज छोटी होगी, साइज निकालना है तो आप मैग्निफिकेशन लगा देना, HI/HO इज इक्वल टू V/U, -V/U। बस ध्यान देना बच्चों, -V/U लगा तो रहे हो, यहाँ ऑब्जेक्ट की हाइट दी नहीं है, तो आप इमेज की हाइट निकाल नहीं सकते हो, बस इतना बता सकते हो कि वो डिमिनिश्ड होगा, क्या होगा, डिमिनिश्ड, तो छोटा बता सकते हो, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें बच्चों, छठा क्वेश्चन देखिए, 6th, एक कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर की फोकस वैसे ही पता है आपको नेगेटिव होती है, फोकस कैसी होती है, रट लो, कॉनकेव की फोकस कैसी होती है, नेगेटिव, ठीक। ये 3 गुना मैग्निफाइड रियल इमेज बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है, ध्यान देना कौन सा इमेज बना रहा है, रियल, ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है, प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, कितना दिया है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ना,
ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू हमारी -10 हो जाएगी। u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और पता मैग्निफिकेशन जो इसकी 3 है, कितनी है? 3 है। ठीक, तो m इज इक्वल टू हमारा होता है ना HI अपॉन HO इज इक्वल टू V अपॉन U। ठीक, तो जो तुम्हारा V हो जाएगा, ये 3 आप रख लेना यहाँ पे, तो V की वैल्यू हो जाएगी 3U। V की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3U, यानी V की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? -30। क्या हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन 3 गुना दिया था बच्चों, 3 टाइम्स बढ़ा दे रहा था, तो m की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे m की वैल्यू हम 3 रख देंगे, तो v इज इक्वल टू -v अपॉन u था ना। ठीक, और मैग्निफिकेशन में यार -3 यहाँ लेना पड़ेगा। -3 क्यों लेंगे? क्योंकि रियल इमेज है। कैसा इमेज है? हाँ, कॉनकेव मिरर है और रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है। ठीक, तो यहाँ पे v की वैल्यू -30 आ जाएगी, u की वैल्यू -10, फॉर्मूले पे रखोगे आपको f मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? f मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन बता दे रहा हूं, एज इट इज लर्न कर लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ one medium with respect to another medium is defined as the ratio of its velocity in first medium upon velocity in second medium। ठीक, वेलोसिटी से डिफाइन की जाती है। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है बच्चों, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितनी ज्यादा होती है ना, उतनी गुना, उतना टाइम्स उसकी स्पीड उस मीडियम में कम हो जाती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? अगर देखा जाए 1n2 है, 1n2, तो होता है v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2। इसे पढ़ते हैं 1n2 को क्या पढ़ते हैं पता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक, तो ये बात याद रखना। तो यहां पे जैसे ये क्वेश्चन दिया गया बच्चों, स्पीड के साथ वेरिएशन कैसी होती पता है ना? स्पीड के साथ वेरिएशन ऐसे होती है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका स्पीड कम। स्पीड, जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, कितना कम हो जाएगी? जितना टाइम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना गुना कम कर देना। किससे? लाइट की स्पीड एयर से। लाइट की स्पीड कितनी होती है बताओ? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ना। तो अगर मान लो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो 1.5 से डिवाइड कर दो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, जब डिवाइड करोगे तो आपको स्पीड मिल जाएगा ग्लास के अंदर। जिस मीडियम में स्पीड पता करना है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो लाइट की स्पीड एयर में, तो उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको, उस मीडियम में स्पीड आपको पता चल जाएगी। हाँ, 3 × 10⁸ ये लाइट की स्पीड होती है। और लाइट की स्पीड जो होती है एयर में होती है या वैक्यूम में होती है। तो अगर हमें ग्लास में पता करनी है तो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो। ठीक है, और या फिर अगर आपको ग्लास में स्पीड पता हो तो दोनों का रेशियो ले लो, आपको ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन ऊपर कौन रखोगे? लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में होगी। कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कान खोल के सुन लो, <<1 नहीं हो सकती। =1 होती है एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाकी 1 से ज्यादा होती है, 1 से ज्यादा। पिछले साल ये अभी क्वेश्चन कुछ आया हुआ था, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.8 हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, कभी नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो आई थिंक यहां पे देखो लिखा है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लाइट की स्पीड जो वैक्यूम एयर में होती है उसका 2.42 टाइम्स स्पीड डिक्रीज कर देता है, उतना टाइम्स। कहां पे? डायमंड में। नहीं, 2.42 होता है। नहीं, 2.42 होता है डायमंड का। ठीक है, इसको याद करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हो गया लाइट के। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जैसे देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? वही sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यही होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ, और यही है रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ यही तो है। ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन समझाया है भाई, इसको रट लेना, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ऐसे रे इंसिडेंट करेंगे, पहले रेयरर से डेंसर जाएगा, तो
तो रेयर से डेंसर जाने पे क्या होता है बताओ, किधर बेंड होता है, टूवर्ड नॉर्मल, एग्जैक्टली टूवर्ड नॉर्मल बेंड हो जाएगा ऐसे। फिर यहां से जब बाहर निकलेगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि फिर ग्लास से बाहर जा रहा है ना। और याद रखना इंसिडेंट रे और ये इमरजेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल दिखा देना ये, ठीक। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, और अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा तो ये भी आर ही होगा। तो अगर ये आर है तो ये बच्चों आई हो जाएगा, मतलब इमरजेंट एंगल और आई दोनों बराबर होते हैं, इमरजेंट एंगल और आई दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, याद रखने ना। ग्लास स्लैब में, किसमें, ग्लास स्लैब में। ओके, कोई प्रॉब्लम बोलो, नहीं है ना, ठीक है। ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पे रे डायग्राम है, हमें पता बनाना है बच्चों लेंस से, किससे बनाना है, लेंस। तो लेंस में बच्चों कॉन्वेक्स लेंस का ही इमेज डायग्राम बनते हैं ज्यादा, कॉनकेव में तो एक ही दो बनते हैं, है ना। तो देखो ये हमारा लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों ध्यान देना, इधर हमारा F1 होता है, ये 2F1 होता है, इधर F2 होता है, और इधर क्या होता है 2F2। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज बनेगा F2 पे, कहां बनेगा, F2 पे। ये रे डायग्राम बने हुए हैं एनसीईआरटी बुक में, सारे रे डायग्राम बना लेना, उनके नेचर और पोजीशन इमेज की याद कर लेना, ठीक है। इसमें हर एक केस में इमेज रियल इन्वर्टेड ही बनेगा, बस अगर ऑब्जेक्ट यहां पे होगा ना ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में, तभी हमारा क्या बनेगा, इधर इस साइड में बनेगा, इसका इमेज बड़ा बनता है इधर लार्ज, और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता है, क्या बनता है, सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में हो। ये ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है बच्चों जहां से कोई भी रेज अनडेविएटेड पास होती है, क्या होती है, अनडेविएटेड। इसको नोट कर लेना, डेफिनेशन आ सकता है, ठीक। बाकी पता है ना, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज बनेगा सेकंड फोकस पे, कहां बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 होगा तो इमेज बनेगा F2 और 2F2 के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पे होगा, ऑब्जेक्ट 2F1 पे होगा तो इमेज 2F2 पे। जैसे जैसे पास आओगे बच्चों वैसे वैसे इमेज क्या होगी, दूर जाएगी, ठीक। रटने का तरीका मैंने बताया था। इसके अलावा अगर ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में है तो इमेज बियॉन्ड 2F2 बनेगा, किधर बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट F1 पे है तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी, रट लेना, ठीक। साइज बहुत बड़ी बनेगी इन्फिनिटी पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम बना करके आप याद कर लोगे, ठीक। ओके, इसके अलावा बच्चों यहाँ एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पे हमने लेंस के लिए दिया है न्यूमेरिकल, कॉनकेव लेंस है। लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। ये लेंस फॉर्मूले में माइनस होता है, मिरर वाले में क्या होता था, प्लस, ठीक है। और ध्यान दीजिए यहाँ पे बच्चों फोकल लेंथ दिया 15 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स की कैसी होती है, पॉजिटिव। रट लेना, इस बात को नोट कर लेना, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव और कॉनकेव की नेगेटिव, ठीक है। इसके अलावा ये सॉल्व कर लेना न्यूमेरिकल। मैग्निफिकेशन का याद रखना, इसमें फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, जो कि v/u के इक्वल होता है। उसमें था -v/u के इक्वल होता है, इसमें v/u के इक्वल होता है, ठीक है। रही बात पावर की, पावर ऑफ लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर बच्चों होता है 1/f, यानी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, लेकिन फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, मीटर में। अगर आपको बच्चों 100/f करोगे तो आपका फोकस सेंटीमीटर में आपको लेना पड़ेगा, किसमें लेना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पावर होता है। पावर की जो यूनिट होती है बच्चों वो डायोप्टर होती है, क्या होती है, डायोप्टर होती है, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। पावर ये बताती है कि कोई भी लेंस किसी भी रेज को कितना कन्वर्स या डाइवर्स करती है। जितना ज्यादा कन्वर्स डाइवर्स करेगी बच्चों उतना ज्यादा पावर होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, पावर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको बच्चों पावर दिया है, पावर दिया मान लो 5 डायोप्टर, कितना दिया है, 5 डायोप्टर प्लस 5 दिया है, तो आपको फोकस निकालनी है, ठीक। आपको फोकस चाहिए किसमें, सेंटीमीटर में चाहिए, मीटर में चाहिए। मान लो आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो आप 100/p करना, क्या करना, 100/p। तो आपको आंसर जो मिलेगा 100/p करोगे 5 हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका अच्छा पावर प्लस है तो कॉन्वेक्स है, पावर माइनस है तो कॉनकेव, क्योंकि जिसका फोकस प्लस उसका पावर प्लस, उसका पावर प्लस। जितना मोटा लेंस होगा उसकी फोकस उतनी छोटी होगी,
मोटे लेंस, थिक लेंस की फोकस क्या होती है, छोटी, तो पावर क्या होता है, ज्यादा, यानी वो ज्यादा बेंड करता है। क्या करता है, ज्यादा बेंड करता है। रही बात यहां बच्चों ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे इमेज की कैरेक्टरिस्टिक पूछी है प्लेन मिरर की, किसकी, प्लेन। तो प्लेन मिरर में सबसे पहले याद कर लो बच्चों, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है, सेम साइज होती है ऑब्जेक्ट इमेज की, और सेम डिस्टेंस में बनता है इमेज और ऑब्जेक्ट, यानी मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर क्या होती है, इमेज होती है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखोगे। यहां हमने रे डायग्राम दिया है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसको कंप्लीट करने को पूछता है। क्या करने को बोलता है, कंप्लीट। तो अगर देखो कोई भी रे पैरेलल इंसिडेंट होगी बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है वो डाइवर्ज हो जाएगी, और कहां से पता अपीयर होगा, कम होते हुए फोकस से। और अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे डायरेक्टेड होगा बच्चों, कहां डायरेक्टेड होगा, फोकस पे, तो टकरा के ही पैरेलल हो जाएगा, टकरा क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को पीछे लेकर आएंगे तो इमेज यही बन जाएगी फोकस के अंदर। कहां बन जाएगी, फोकस के अंदर। तो यार ना कॉनकेव अगर मिरर है, कौन सा मिरर है, सॉरी हाँ कॉन्वेक्स मिरर है, तो जो इमेज बनती है वो फोकस के अंदर बनती है बच्चों, और साइज बहुत छोटी होती है। साइज क्या होती है, बहुत ही छोटी। इसमें ध्यान देना, इसकी फोकस प्लस होती है। इसकी फोकस कैसी होती है, प्लस। मिरर है ना, इसकी फोकस प्लस होती है। इमेज की डिस्टेंस हमेशा प्लस होती है। इमेज की डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा प्लस। यू हमेशा नेगेटिव होता है, यू हमेशा नेगेटिव, आर हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऑलवेज, इसमें सब ऑलवेज केस है। ठीक, तो बच्चों ये इतने जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, यही क्वेश्चंस आपके लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन से ज्यादातर पूछे जाते हैं। रे डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे बच्चों, और बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। सबसे पहले हमने यहाँ पे टॉपिक लिया बच्चों एकोमोडेशन पावर। क्या लिया है, एकोमोडेशन पावर। एकोमोडेशन पावर क्या होती है, हाँ सिलेरी मसल्स की हेल्प से फोकल लेंथ को एडजस्ट करके ऑब्जेक्ट चाहे दूर हो चाहे पास हो, उसकी इमेज रेटिना पे बनाने की जो पावर होती है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब यही होता है। ठीक है, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट चाहे दूर हो चाहे पास हो, इमेज कहां बनती है, रेटिना पे। कहां बनती है, रेटिना पे। तो एक चीज फिक्स है, क्या, v यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज, वो क्या है, फिक्स है। तो f को चेंज करके, u चेंज होती रहती है, तो उसको हम f को चेंज करके मैनेज करते हैं। ठीक, तो फोकल लेंथ को चेंज करने का जो पावर होता है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक, आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करते हैं, क्योंकि वो आई लेंस बहुत ही जेली टाइप मटेरियल का होता है ना, तो उसको पुश कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं, तो प्रेस करने से फोकस छोटी हो जाती है, और खींच के बड़ा कर देते हैं तो फोकस क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। फार पॉइंट की बात करें तो फार पॉइंट हमारी इन्फिनिटी होती है नॉर्मल आई के लिए, और नियर पॉइंट क्या होता है बच्चों, 25 सेंटीमीटर होता है। तो जो रेंज ऑफ, अगर बात करें रेंज ऑफ विजन है, तो 25 से लेके इन्फिनिटी तक होती है, 25 से लेके इन्फिनिटी होती है, याद रखना इस बात को। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर साल ही आते हैं, हर साल आते हैं। यहां से एक रे इंसिडेंट होती है व्हाइट लाइट। ठीक है, तो व्हाइट लाइट अगर इंसिडेंट होती है बच्चों, तो क्या होता है, ध्यान सुनना, जैसे ही वो मीडियम में जाएगा, किसमें, प्रिज्म में, तो क्या होगी उसकी, अकॉर्डिंग टू दियर वेवलेंथ उनकी स्पीड चेंज हो जाएगी। तो जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी स्पीड मीडियम में क्या होती है, ज्यादा। तो रेड कलर की वेवलेंथ बच्चों ज्यादा होती है वायलेट से, तो इसलिए स्पीड ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ वायलेट कलर। ठीक, तो स्पीड बच्चों यहां पे अलग होने की वजह से रेड हमारा पहले ही निकल लेगा, वायलेट लास्ट में निकलेगा, तो इस तरह से सारे कलर सेपरेट हो जाते हैं। सारे कलर क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसी सेपरेट होने वाले फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, डिस्पर्जन ग्लास स्लैब से भी हो सकता है, क्योंकि ग्लास स्लैब में भी जब बेंडिंग होती है ना, तो कोई रे ज्यादा बेंड कर जाता है, कोई रे कम। कौन कम बेंड करेगा बताओ, रेड। ठीक है, कौन बेंड ज्यादा, कौन कम बेंड करेगा, रेड। ठीक, और कम और ज्यादा बेंड कौन करेगा, वायलेट। ठीक है, ज्यादा बेंड कौन करेगा, वायलेट। ठीक है, क्योंकि उसकी स्पीड जो होती है बच्चों, स्पीड क्या होती है, वायलेट की कम होती है मीडियम के अंदर, और रेड की ज्यादा, तो स्पीड चेंज होती है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, क्या कॉज है, तो याद रखना सारे कलर की अलग अलग स्पीड होती है मीडियम के अंदर, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, ओके,
तो ये आप डायग्राम, आप व्हाइट लाइट वाला डायग्राम आप बना लेना, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे येलो कलर और ग्रीन कलर का मिक्सचर है, येलो कलर और ग्रीन कलर का मिक्सचर है, तो मुझे बताओ ऊपर कौन होगा? ऊपर येलो होगा या ग्रीन होगा? तो आपको याद रखना विबग्योर, नीचे से शुरू करेंगे, नीचे से, ठीक। ऊपर कौन होगा? येलो, और नीचे कौन होगा? ग्रीन, ठीक है। आपको नीचे से विबग्योर याद रखना है। सबसे नीचे वायलेट होती है, उसका सबसे ज्यादा डेविएशन होता है, सबसे ज्यादा किसका? वायलेट का, ठीक है। याद रखना इस चीज को, ओके। इसके बाद बात बच्चों, यहाँ पे हमारे कुछ डिफेक्ट ऑफ विजन के हमने क्वेश्चन दिए हैं, ध्यान देना बच्चों। जैसे सबसे पहले हमारा रेस्बायोपिया आता है। रेस्बायोपिया कब होती है भैया? ना तो पास की चीज क्लियर दिखती है, ना तो दूर की चीज क्लियर दिखती है। ऐसे में क्या होता है, मतलब ये बुढ़ापे में ही होता है, ना पास की चीज क्लियर दिखती है, ना दूर की चीज क्लियर दिखती है। कब होता है? बुढ़ापे में। 3D मसल्स वीक हो जाती है, लेंस हमारा जो होता है वो भी मतलब धीरे धीरे बेकारी हो जाता है, ठीक है। इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? बाईफोकल लेंस के इस्तेमाल से इसको करेक्ट करते हैं रेस्बायोपिया में। बस ध्यान देना बच्चों, जो हमारा चश्मा होगा उस चश्मे में ऊपर कॉनकेव लगा होता है और नीचे कॉन्वेक्स लगा होगा। ऊपर क्या होगा? कॉनकेव। कॉनकेव दूर देखने का काम करता है और कॉन्वेक्स क्या काम करता है? पास देखने का काम करता है। तो ये हमारा रेस्बायोपिया होता है, ठीक है, ओके। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। पास का नहीं दिखता है, इसका मतलब ये बच्चों कि जो हमारा नियर पॉइंट होता है, क्या वो थोड़ा सा और दूर चला जाता है। नियर पॉइंट कुछ मीटर दूर चला जाता है, ठीक है। मतलब कुछ दूर तक नहीं दिखेगा, उसके आगे दिखेगा, उसके आगे दिखे, मतलब फार पॉइंट इन्फिनिटी रहेगा, लेकिन नियर पॉइंट थोड़ा आगे खिसक जाएगा, है ना, यही तो होता है। तो इसको करेक्ट, इसके कॉज क्या है? कॉज क्या है भैया? हाइपरमेट्रोपिया के कॉज क्या है? हाइपरमेट्रोपिया का सबसे पहला कॉज तो यही याद रखना बच्चों, रेटिना के बाहर इमेज बन जाती है, रेटिना के बाहर। एनसीईआरटी में डायग्राम बने हुए हैं, याद रखना। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कोई पास वाली है तो पास वाली की इमेज जो बनेगी वो कहां बन जाएगी? रेटिना के बाहर बन जाएगी। बाहर बनने का मतलब ये होता है बच्चों कि उसकी आईबॉल की साइज छोटी हो जाती है। आईबॉल की साइज क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, ठीक है। आईबॉल की साइज छोटी होने की वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। इसको करेक्ट करने के लिए हम हाइपरमेट्रो करेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? कौन सा लेंस? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कमेंट करके बताओ। कॉन्वेक्स लेंस, वेरी गुड। कॉन्वेक्स यही करता है कि जो ऑब्जेक्ट होती है पास वाली को, उसको दूर ले जाता है, दूर ले जाएगा, दूर की चीज दिख ही रही है हमें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो इसका अच्छे से प्रिपेयर कर लेना बच्चों, ठीक, ओके। इसका डायग्राम आप बना लेना। एनसीईआरटी में 3 डायग्राम बने हुए हैं, ठीक है। एक बार नियर पॉइंट, एक बार फार पॉइंट पे बनाया हुआ है, एक नियर पॉइंट का बनाया हुआ है, उसके अंदर वाले को करेक्ट करके भी बनाया होगा, नियर पॉइंट के अंदर वाले का, है ना। ये बताओ मुझे कि स्टार जो होते हैं वो ट्विंकल क्यों करते हैं? हाँ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है ऐसा। किसकी वजह से होता है बच्चों? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, इस वजह से ट्विंकल करते हैं। क्या होता है, जो स्टार्स है ना वो बहुत दूर हैं, तो बहुत दूर होने की वजह से ना हमारा देखो जो एटमॉस्फेयर है बच्चों, एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स हैं और हर लेयर की डेंसिटी अलग होती है। जैसे जैसे बच्चों हम ऊपर जाते हैं ना, वैसे डेंसिटी बढ़ती है एयर की। एयर की डेंसिटी क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। तो होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होने की वजह से उसकी जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि हमारी जो एयर की डेंसिटी है ना वो भी फ्लक्चुएट करती है। डेंसिटी फ्लक्चुएट करने की वजह से वो हमारा स्टार भी फ्लक्चुएट करता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। कहीं एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, कहीं एयर की डेंसिटी कम होती है, ठीक है। और इसी वजह से 2 मिनट पहले हमें सूरज उगता हुआ दिखता है और 2 मिनट बाद डूबता हुआ दिखता है, मतलब थोड़ा सा राइज होता हुआ दिखता है। कैसा होता दिखेगा बच्चों? राइज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये अच्छा, प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, पहली बात तो प्लैनेट पास होते हैं, साइज थोड़ी बड़ी है, ठीक है। तो साइज बड़ी होने की वजह से बच्चों वो ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखता है ना। क्लियर है? और थोड़ा पास में भी है ना, इस वजह से। अच्छा ये बताओ कि अगर हम स्काई जो होती है हमारी ब्लू दिखती है लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को ब्लैक दिखती है, ऐसा क्यों? हाँ, स्कैटरिंग होती है, जो सन से लाइट पड़ती है तो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, ये स्कैटरिंग की वजह से ऐसा होता है। हमारा जो आसमान का रंग नीला दिखता है, उसमें याद रखना जिसकी वेवलेंथ बच्चों ज्यादा होती है वो कम स्कैटर करता है। तो रेड कलर स्कैटर सबसे कम करता है और वायलेट कलर से स्कैटर सबसे
ज्यादा करता है, इस बात को याद रखेंगे। रेड कलर सबसे कम स्कैटर करता है, इसलिए डेंजर का सिग्नल रेड होता है, ठीक है, इसीलिए ट्रैफिक का सिग्नल रेड होता है, ठीक है। टेस्ट बॉल का जो टेस्ट बॉल जो होती है उसका भी कलर लाल ही होता है ना। तो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि स्कैटरिंग लाल कलर की बहुत ही कम होती है, वायलेट जो होती है वो पार्टिकल्स टकरा के ज्यादा स्कैटर होता है, ठीक है। तो इसलिए आसमान का कलर नीला दिखता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट को नीला इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर ही नहीं है ना। हाँ, एटमॉस्फेयर भी नहीं है, तो एटमॉस्फेयर नहीं है तो भैया कहां से स्कैटर होंगे, ये भी तो है। हाँ, ये बात क्लियर हो गई। मायोपिया में क्या होता है वैसे बता दो मुझे को, पास की नहीं दिखती या दूर की नहीं दिखती, याद कर लेना, इसे नियर साइटेडनेस कहते हैं। इसमें पास की दिखती तो है लेकिन दूर की दिखती नहीं है। तो दूर की नहीं दिखती है तो क्या से कैसे करेक्ट करते हैं, कॉनकेव लेंस से। कैसे करेक्ट करते हैं, कॉनकेव। इसमें बच्चों ध्यान देना, आई बॉल की साइज बड़ी हो जाती है, लेंस की फोकल लेंथ बड़ी हो जाती है, ये कॉज है, ठीक है। आई बॉल की साइज क्या होती है, बड़ी हो जाती है, फोकल लेंथ लेंस की बढ़ जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डायग्राम भी एनसीईआरटी में बने हुए हैं, 3 डायग्राम, अच्छे से आप उसको देख के प्रिपेयर कर लोगे। मैं आपको यहाँ क्वेश्चंस बताने आया हूं, प्रॉपर सोल्यूशन देने नहीं आया हूं। आप अच्छे से जाकर इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर लिखना, इतना तैयार कर लेना, और जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ कुछ फंक्शंस हैं ह्यूमन आई के, जैसे मुझे बताओ कॉर्निया का क्या फंक्शन होता है। हाँ, नहीं नहीं, फंक्शन मतलब उसका कॉर्निया का हमारे आंखों में क्या काम होता है, वहीं से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करती है ना। हाँ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट वहीं से इंटर करती हैं। सिलेरी मसल्स का काम होता है फोकल लेंथ को चेंज करना, ठीक है। प्यूपिल का काम होता है, जो प्यूपिल होती है छोटी सी होल होती है, वहीं से अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाती है, कितनी जानी है वो प्यूपिल की साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। आइरिस से हमारे आंखों का कलर डिपेंड करता है, मैक्सिमम लाइट को ये ब्लॉक कर देता है ना। हाँ, जो भी कॉर्निया से लाइट आती है वो आइरिस उसको ब्लॉक कर देता है। आइरिस के बिल्कुल बीच में ही प्यूपिल होता है, ये आइरिस होता है, ऐसे ऐसे आइरिस होती है, साइड में बीच में यहाँ प्यूपिल होता है गोल सा, ठीक। आई लेंस का क्या काम होता है भैया, आई लेंस क्या करता है, फोकस सारे ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है रेटिना पे। रेटिना पे क्या, रेटिना क्या होती है बच्चों, उस पे इमेज बनती है, ठीक है। तो ये उनके फंक्शंस हैं, फंक्शंस पे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो आप उसके फंक्शंस को भी लिख के प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। 2 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं इस चैप्टर से, इस 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं बच्चों। क्या आते हैं ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा बच्चों नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई है 2 मीटर है, और पूछा गया है व्हाट द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट इट। तो बच्चों उसकी जो नियर पॉइंट हाइपरमेट्रोपिक आई है, पहले बात बताओ, हाइपरमेट्रोपिक आई अगर है तो उसको कहां की चीज नहीं दिखेगी, दूर की दिखेगी ना, पास की नहीं दिखेगी। हाइपरमेट्रोपिया में कहां की नहीं दिखती है, पास की नहीं दिखती है। तो मुझे बताओ, अगर उसका हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट 2 मीटर है, तो याद रखना अगर किसी का नियर पॉइंट दिया गया है तो बच्चों ये इमेज की डिस्टेंस होगी v होगी, और वो कितनी हो जाएगी, -2 मीटर। क्या हो जाएगा बच्चों, -2 मीटर। और सुनो, सुन लो ध्यान से, इसमें हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट को यहां पे देखो, अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो ऑब्जेक्ट को 25 पे रखोगे, क्योंकि आपको 25 की नहीं दिख रही है ना, 25 सेंटीमीटर पे। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की दिखती है इन्फिनिटी वाली, कहां की नहीं दिखती है, 25 सेंटीमीटर वाली नहीं दिखती है। कहां की नहीं दिखती है, 25 वाली, पास वाली नहीं दिखती है। तो यार ना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको 25 सेंटीमीटर लेना है बच्चों, इस बात का आपको ध्यान देना है। आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी कॉन्वेक्स लेंस की, कौन सी लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की। और फोकल लेंथ जब मिल जाएगी तो पावर भी निकाल सकते हो, P = 1/f लगा करके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर आप सेंटीमीटर में फोकस रखोगे तो आपको 100/f लगाना पड़ेगा, अगर मीटर में रखोगे तो 1/f लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये बात याद रखना कि अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो U की वैल्यू 25 लोगे, अगर मायोपिया है तो U की वैल्यू इन्फिनिटी लोगे। U की वैल्यू क्या लोगे, इन्फिनिटी लोगे, क्योंकि मायोपिया में क्या होता है बच्चों, हमें दूर की नहीं दिखती है, तो ऑब्जेक्ट को कहां लेकर जाते हैं, दूर लेकर जाते हैं। तो यानी U हमारा वहां पे इन्फिनिटी हो जाता है, U क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, ठीक है। और उसका जो फार पॉइंट होगा, जो फार पॉइंट होगा, जो कि 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है, वो हमारा V होगा। क्या होगा, जो नियर पॉइंट फार पॉइंट होते हैं वो V होंगे, ठीक।
और अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो U 25 यूज करोगे, और अगर मायोपिया है तो U की वैल्यू क्या यूज करोगे? हाँ, इन्फिनिटी। क्लियर है? तो ये यूज करो, और फोकल लेंथ आप लगा लोगे यहाँ पे 1/f = 1/v - 1/u। 1/∞ 0 हो जाती है, ठीक है, 1/∞ क्या हो जाती है? 0। तो ये क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पे हम लोग अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हमें सबसे पहले बात करना रेजिस्टेंस क्या होती है। तो रेजिस्टेंस क्या होती है? ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। भाई करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसी को तो रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बताओ? ओम। क्या होती है? ओम 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 ओम। यही होती है ना। अभी एलियन उतर के आ रहा है, तुम लोगों की सारी पढ़ाई बर्बाद करने वाला है, जल्दी से पढ़ लो भैया, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत है वे नहीं, ठीक है। जितना पढ़ा दे रहा हूं इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रो से डिनोट करते हैं, जो कि मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल बदलेगा तभी टेम्परेचर, तभी हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। लेकिन जो रेजिस्टेंस होती है बच्चों वो डिपेंड करती है, R इज प्रोपोर्शनल टू L, लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एरिया। इन दोनों को जब मिला देते हैं तो R इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है रो L बाई A, वेयर रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विच इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल। अरे इस पे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, हर साल आते हैं भैया, छाप लो, ये हर साल आते हैं इस पे न्यूमेरिकल। हाँ, रो तुम्हें दे देगा या फिर जो भी चीज इसमें बाकी 3 चीज दे देगा, एक चीज पूछ लेगा। आप नहीं, अगर होता रो ही पूछ ले, R दे दे, L दे दे, A दे दे, तो रो पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस बच्चों 3 चीज पर डिपेंड करता है, लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि जल्दी 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 मोशन करने लगेंगे, तो कोलिजन बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है गधे। हाँ, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो किस तरह से इफेक्ट करता समझ में आया? अगर ध्यान देना, अगर आप कोई एक वायर है, ठीक, उसको आप कट कर देते हो 5 पार्ट में, उसका रेजिस्टेंस पहले मान लो R था, तो 1 2 3 4 और 5, 5 इक्वल पार्ट में अगर कट करते हो तो लेंथ मान लो पहले L थी, पहले लेंथ कितनी थी? L, तो अब लेंथ कितनी हो जाएगी? L/5। तो बच्चों याद रखना, अगर आपने लेंथ कम किया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? कम। कम हो, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस, तो सबके रेजिस्टेंस हो जाएंगे R/5 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 R/5, ऐसे सबके रेजिस्टेंस R/5 हो जाएंगे। ये बात कान को सुन लो बच्चों, इसमें एरिया चेंज नहीं हो रही थी, और रो तो वैसे भी नहीं चेंज हो रहा था, क्योंकि है तो सब एक ही मटेरियल। रो तब बदलेगा जब मटेरियल बदलेगी, एक ही मटेरियल को तो काट के 5 टुकड़े किए हैं यार, तो रो सेम है, एरिया सेम है, क्योंकि काट के किए हैं, खींचा नहीं है। खींचने पे एरिया लेंथ दोनों चेंज होती है, खींचने का अलग फॉर्मूला है, देख लेना, खींचने का अलग फॉर्मूला। खींचने का ये फॉर्मूला है कि बाद में जब खींच लेते हैं, खींचने के बाद स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, ध्यान देना, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, इसमें अगर हम खींच के बढ़ाते हैं तो इसका फॉर्मूला ये होता है L-L का होल स्क्वायर इंटू R, स्क्वायर टाइम्स बढ़ता है। अगर लेंथ को आप डबल करते हो रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है? ये L' है बाद वाली लेंथ, 2 टाइम्स करो, 3 टाइम्स करो, भाई L है इनिशियल लेंथ, जो भी होगा रखना, स्क्वायर करना, और ये R हमारा, R इनिशियल रेजिस्टेंस है जो इनिशियल लेंथ पे था, रख देना वैल्यू, हमें बाद वाला रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर? ये खींच के बढ़ाने का है, कटिंग करने में तो बस लेंथ चेंज होती है, एरिया चेंज होती ही नहीं है। कंप्रेस कर देंगे तो एरिया बढ़ेगी, लेंथ भी कम होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला ये लगेगा, ये सेम। हाँ, कंप्रेस करने या स्ट्रेच करने पे ये लगेगा, कटिंग वटिंग करोगे तो ये लगेगा। सिर्फ एरिया कब बढ़ेगा? लेंथ उतना रखोगे, एरिया चेंज करते जाओ, मटेरियल अगर वही है, लेकिन मटेरियल बदलना मत, मटेरियल बदलोगे तो रो बदल जाएगा। बाकी फॉर्मूला यही लगाना, R = रो L/A, रेशियो ले लेना, काम खत्म।
रो कहा सेम है तो रो कट जाएगा। लेंथ एरिया दिया है, बोलेगा सेम मटेरियल का है कि नहीं है, तो उसमें बोल देगा सेम मटेरियल है। हैं? हाँ। उसमें बोल देगा सेम मटेरियल है। रो ही रखोगे, रो रखोगे दोनों जगह, ठीक है। रो रखोगे दोनों जगह, रेशियो लोगे कट जाएगा, सेम रहेगा ना रो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे अभी पिछले साल क्वेश्चन आया था कि 5 पार्ट में काट लिया गया, रेजिस्टेंस R/5 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 हो गया, सबको सीरीज में जोड़ दो या सबको पैरेलल में जोड़ दो, ठीक। सीरीज पैरेलल जोड़ना आता ही है। सीरीज में क्या होता है, R1 + R2 + R, जितने रेजिस्टेंस सबको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। पैरेलल में क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 ये होता है, ठीक। ओके, इधर देखिए, करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। अगर इंफिनिटी से लेकर आओगे तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट हो जाएगा, ठीक। यूनिट पता ही है, करंट का एम्पियर होता है या कूलम पर सेकंड होता है। मेजर किससे करते हैं, मेजर किससे करते हैं, एमीटर से। और पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर करते हैं, वोल्टमीटर से। एमीटर को लगाते हैं सीरीज में और वोल्टमीटर को लगाते हैं पैरेलल में, ठीक है। क्लियर है। एमीटर की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है और वोल्टमीटर की इन्फिनिटी होती है, आइडियल अगर केस है तो। अगर आइडियल केस है तो एमीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है, 0, क्या होती है, 0, और वोल्टमीटर की क्या होती है, इन्फिनिटी होती है आइडियल केस में, ठीक है। ओके, ठीक है। तो बच्चों याद रखना, 1 एम्पियर का डेफिनेशन और 1 वोल्ट का डेफिनेशन याद करना। 1 वोल्ट होता है 1 जूल पर कूलम, यानी 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को 1 जूल अगर वर्क करते हैं एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। और 1 एम्पियर क्या होगा, 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो हो रही है तो 1 एम्पियर करंट होगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ओम्स लॉ, V इज प्रोपोर्शनल टू I या V इज इक्वल टू IR, लेकिन याद रखना इसमें टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट बोलोगे, क्या बोलोगे, हाँ, ठीक। कोई दिक्कत, तो ओम्स लॉ अच्छे से याद करोगे। इसका ग्राफ बच्चों V और I के बीच में जो बनता है, V और I के बीच में जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। इसका स्लोप रेजिस्टेंस देता है, इसका स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है, क्योंकि यहां पे देखो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I होगा ना। अगर ऊपर V है नीचे I है तो स्लोप रेजिस्टेंस देगा, अगर ऊपर I है नीचे V है तो कंडक्टेंस देगा। इसमें से जिसका स्लोप ज्यादा है, मान लो अगर A है ये B है, तो A का स्लोप ज्यादा है तो मतलब A का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर IV ग्राफ है, क्या है, IV ग्राफ है, अगर ऐसे दो बने हुए हैं A और B, ठीक है, तो इसके स्लोप से कंडक्टेंस मिलता है, तो A का कंडक्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो A का कंडक्टेंस ज्यादा है क्योंकि A का स्लोप क्या है, ज्यादा। यहां से कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस होता है डेल्टा I अपॉन डेल्टा V, क्या होता है, डेल्टा I अपॉन डेल्टा V। तो कंडक्टेंस A का ज्यादा है तो रेजिस्टेंस A का क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। स्लोप देखो किसका ज्यादा है, स्लोप A का है ना, क्लियर तो नहीं है, क्लियर है ना। एक सर्किट बनाने को बोला है भाई, बना देते हैं, बनाओ सर्किट बनाओ, देखो कैसे बनेगा। सर्किट में, सर्किट में देखिए, सर्किट में क्या क्या चीजें हैं ध्यान दीजिए। सर्किट में हमारे पास कंटेनिंग अ बैटरी, एक बैटरी लगा लो पहले भैया। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इसका 2-3 सेल लगा दो बैटरी बन जाएगा, ठीक। उसमें एक की लगा देना, लोग की लगा दिए। और क्या है बच्चों, एक वोल्ट मीटर है, एक अमीटर है, एक रियोस्टेट है। हाँ, तो रियोस्टेट ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे, हाँ देखो ये बना दिए, रियोस्टेट लगा दिए, क्लियर है ना। एक अननोन रेजिस्टेंस लगा दो, ठीक। एक यहाँ अमीटर लग जाएगा, इसी के क्रॉस वोल्टमीटर लग जाएगा, कोई दिक्कत। वोल्टमीटर पैरेलल लगता है, V से बनाते हैं, एमीटर सीरीज में लगता है, ये रियोस्टेट हो जाएगा, ये बैटरी हो जाएगा, की हो जाएगा, कोई दिक्कत बोलो।
ध्यान देना, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये वाला हमारा माइनस होगा, ये प्लस होगा, और ये प्लस होगा और ये माइनस। प्लस के साइड वाला प्लस, माइनस के साइड वाला माइनस। कोई दिक्कत? बोलो। बहुत बढ़िया, क्लियर है ना ये चीज? सर्किट नीचे वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो हम समझा चुके हैं। वीआई ग्राफ बनाना है, वीआई ग्राफ बनाना है कंडक्टर का ओम्स लॉ ओबे करते हुए, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा? वीआई ग्राफ से स्लोप से वीआई अगर है, ऊपर वी नीचे आई तो भैया रेजिस्टेंस मिलेगा स्लोप से, आईवी है तो कंडक्टेंस मिलेगा कंडक्टर के लिए। ओमिक नॉन ओमिक कौन होता है भैया? ओमिक में ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। नॉन ओमिक में ग्राफ क्या बनता है? कर्व कर्व बनता है। क्या बनता है? कर्व। ये नॉन ओमिक है, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हो नॉन ओमिक, जैसे डायोड ट्रांजिस्टर है ना। हाँ मतलब एग्जाम्पल याद रखो, डायोड ट्रांजिस्टर ये नॉन ओमिक है, ये ओम्स लॉ को फॉलो, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं ओमिक होते हैं। इधर देखो ये किलोवाट है और एक किलोवाट आर है। किलोवाट बच्चों ध्यान देना, किलोवाट जो होती है वो पावर की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है? इसमें मतलब होता है 1000 वॉट। क्या होता है? किलोवाट पावर की यूनिट है, याद कर लो। किसकी? पावर की, इलेक्ट्रिकल पावर। और जो किलोवाट आर होता है, किलोवाट आर ये एनर्जी की यूनिट है। देखो याद रखना, एनर्जी जो होती है बच्चों पावर इनटू टाइम होती है, पावर इनटू, तो ये किलोवाट है और ये आर है, ये पावर है और ये टाइम है, तो पावर इनटू टाइम जो होता है वो एनर्जी कंज्यूम्ड होता है, ठीक। किलोवाट क्या हो जाएगा? 1000 वॉट। और एक आर में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड होते हैं। तो बच्चों वॉट इंटू सेकेंड जूल होता है। वॉट इंटू सेकेंड क्या होता है? जूल। तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं एक किलोवाट आर में। बहुत बार पूछा गया यार, अब यार ये भी नहीं याद करोगे कदों? हेलो भाई, ठीक। अच्छा, तो ये एसआई यूनिट में हमने कन्वर्ट कर दिया, किलोवाट को हमने वॉट में कर दिया, एसआई यूनिट है, और किलोवाट आर को जूल में कर दिया, एसआई यूनिट है। कोई दिक्कत? फिर बहुत अच्छी बात है भाई। हीट का तो तुम्हें कहानी पता ही है, आई स्क्वायर आर टी, इसे बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। भाई एच इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा हीट, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट, जितने देर तक करंट फ्लो करोगे उतना ज्यादा हीट। तीनों को मिला लो, क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। एक कोई रेजिस्टेंस है, उसमें करंट आई फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस आर है, टी टाइम तक फ्लो हो रही है, तो इतना हीट वहां से रिलीज होगा। क्लियर है? आई स्क्वायर आर टी। इसके अलावा बाकी एनर्जी का फॉर्मूला और भी होते हैं, जैसे एक तो एनर्जी होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड की बात हो रही है ये, ठीक है। तो ये तो पावर इनटू टाइम क्या होता है? तो होता है, देखो एक होता है आई स्क्वायर आर टी, तो होता ही है, वी स्क्वायर टी अपॉन आर भी होता है, एक इसके अलावा वी आई टी भी होता है, डब्ल्यू इंटू क्यू भी होता है कि नहीं? अरे क्यू इज सॉरी वी इंटू क्यू, सॉरी वी इंटू क्यू, क्यों की जगह आई टी रख देंगे तो वी आई टी हो जाएगा, ठीक। हाँ, पावर का फॉर्मूला याद रखना, आई स्क्वायर आर क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक, वी स्क्वायर अपॉन आर। आई स्क्वायर आर, एक वी आई भी होता है। करंट रेटिंग पता करना है ना किसी डिवाइस में, तो पावर कितना है वी से डिवाइड कर दो, जितना वोल्ट सप्लाई कर रहे हो, करंट रेटिंग मिल जाती है। कहते हैं नहीं भैया कितना फ्यूज की करंट रेटिंग होनी चाहिए, तो क्या करेंगे बोलो? हैं? हाँ, जो पावर होगा उसका, जो डिवाइस कनेक्ट करोगे, और अपॉन जितना वोल्टेज सप्लाई करोगे, जितना वोल्टेज सप्लाई करोगे। कोई दिक्कत? क्या है? नेम द फैक्टर ऑन विच द हीट प्रोड्यूस इन द वायर डिपेंड्स व्हेन द करंट इज पास थ्रू इट एंड स्टेट हाउ इट डिपेंड। ठीक है, सबने बता दिया, ठीक है। याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी कंज्यूम्ड याद रखना, ठीक। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बड़ा है, ध्यान दो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है? पावर रेटिंग है, देखो है ना। रेजिस्टेंस निकालना है तो वी स्क्वायर अपॉन पी लगाओगे। क्या लगाओगे? और सेफ लिमिट निकालना है तो आई इक्वल टू पी बाई वी लगाओगे। क्या लगाओगे? हाँ, ठीक। हाँ, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, सेफ लिमिट मिल जाएगा, सेफ लिमिट मिल जाएगा। कोई दिक्कत?
देखो एक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, कितना ओम है? रेजिस्टेंस कितना ओम है? और क्या लिखा है? करंट कितना फ्लो हो रहा है? 5 एम्पियर। कितने सेकेंड तक? 30 सेकेंड तक। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? आई स्क्वायर आर टी। आई कितना है? 5, 5 का स्क्वायर इंटू 20 इंटू 30। अरे 20 30 600 गुड़े 25, 25 तक 150 और 2 जीरो 15,000 जूल। कितना जूल? 15,000 जूल। कोई दिक्कत तो बोल दो। ये देखो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है 11, बहुत बार आया। 3 रेजिस्टेंस है, 2 ओम 3 ओम और 6 ओम। कौन कौन है? 2 ओम 3 ओम 6 ओम। क्या बनाना है भैया? 4 ओम। तो देखो अगर तीनों को सीरीज में जोड़ दोगे तो 6 3 9 2 11 ओम हो जाएगा। तो सीरीज में तो डायरेक्ट जोड़ेंगे नहीं, पैरेलल में जोड़ के देखते हैं। पैरेलल में जोड़ो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। पैरेलल में जोड़ते हैं, कितना आएगा बताओ? एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 गने 6, कितना आएगा? 3 2 5 1 6, 6 बटे 6। एक आ तो रहा यार। तो बाकी सारे यार तीनों पैरेलल हो गए। तीनों पैरेलल मतलब ऐसे, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस, ये तीनों पैरेलल हो जाएंगे। तीनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तीनों पैरेलल जोड़ोगे बच्चों, कौन कौन से हैं? 2 ओम है, 3 ओम है और 6 ओम। तो अगर आपको 1 ओम चाहिए तो आप तीनों को क्या करोगे? पैरेलल। भैया 4 ओम कैसे मिलेंगे हो? 6 ओम, हाँ 4 ओम, हाँ 2 पैरेलल एक सीरीज में, 2 पैरेलल एक सीरीज में करके देखते हैं। अच्छा ठीक है, 4 ओम चाहिए ना? 4 ओम चाहिए, ये लगा दें। ये 3 ओम है, ये 6 ओम है और ये 2 ओम। हाँ भाई 6 और 3 का 2 ही होता है ना। हाँ 1/3 प्लस 1/6 ये पैरेलल में है तो 6 एलसीएम हो जाएगा। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 3/6 पलट देंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 ओम आ जाएगा। 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4 ओम हो जाएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 2 को पैरेलल में जोड़े हैं, 1 को सीरीज में जोड़े हैं। ठीक, अगर 2 को सीरीज में जोड़ोगे, 2 को सीरीज में जोड़ोगे, 1 पैरेलल जोड़ोगे तो क्या मिलेगा बताइए तो? 2 ओम 3 ओम और 6 ओम। हाँ 5 ओम 6 ओम है। तो याद रखना एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पैरेलल में जोड़ने का डायरेक्ट, 5 × 6/5 + 6 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। 6 5 30/11, ये आंसर हो जाएगा। ये चाहिए ही नहीं हमें, हमें तो 4 और 1 चाहिए थे ना। 4 1 तो पहले ही बता चुका हूं। गधे हो क्या? नहीं हो, चलो छोड़ो। देखो बच्चों ध्यान देना, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन पैरेलल। तो पैरेलल में इसलिए करते हैं कि सबको पोटेंशियल क्या मिलते हैं? सेम। पैरेलल में पोटेंशियल सबको क्या मिलते हैं? सेम। पैरेलल कनेक्शन है, पोटेंशियल सब में सेम होती है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो करंट जिसको जितना चाहिए होता है उसने आपसे ले लेता है। ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट कम जाएगी, है कि नहीं? बोलो। हाँ सीरीज में इसलिए नहीं करते हैं, सीरीज में कर देंगे भाई सब में करंट सेम होगा, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो पोटेंशियल कम मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात ये, एक अगर बल्ब फ्यूज हुआ तो सब के सब बंद हो जाएंगे, सबके सब क्या हो जाएंगे? सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। पैरेलल में क्या होगा? अगर एक फ्यूज हुआ तो कोई बात नहीं, बाकी दो चल रहे होंगे, बाकी दो चल रहे होंगे। पोटेंशियल पैरेलल में सब में सेम होते हैं, सीरीज में पोटेंशियल बट जाते हैं। ठीक है, ये क्या है भैया? हाईएस्ट रेजिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो सब सीरीज में जोड़ दो, और लोवेस्ट चाहिए तो सबको क्या कर दो? सबको पैरेलल कर दो। ठीक है, तो ये 4 सेल हैं तो टोटल कितने हो जाएगा? 24 12 36 8 36 8 44 4 48, कितने हो गए? 48। हाईएस्ट चाहिए सबको सीरीज में जोड़ दो, और लोवेस्ट चाहिए सबको क्या जोड़ दो? पैरेलल में। तो क्या हो जाएगा बताओ? पैरेलल में जोड़ के दिखाओ, पैरेलल में जोड़ के दिखाओ। हाँ हाँ 1/4 प्लस 1/, कितना? 8 प्लस 1/12, ये पैरेलल में जोड़ रहे हैं। ठीक, 1/24 इज इक्वल टू 1/r। इसका एलसीएम 24 हो जाएगा। 4 से 24, 8 से 24, 12 to 24, 24 1 24, 6 का 6 3 9 2 11 1 12/24। यार ये तो 2 ओम आ रहे हैं,
24/12 पलटना पड़ेगा ना, 2 ओम आएंगे। याद रखना एक चीज और बता दे रहे हैं, अगर आप पैरेलल जोड़ रहे हो तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है ना वो सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा ही होता है। यानी देखो इन सबसे छोटे है कि नहीं है, 4, 8, 12, 24 से छोटा है कि नहीं है। और सीरीज में जोड़ने में जो आंसर आएगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक। तो हाईएस्ट होता है, पैरेलल में जोड़ने पे क्या होता है, लोवेस्ट होता है। क्लियर? बोलो हाँ भाई। एनर्जी कंज्यूम्ड वाला थोड़ा देख लो भाई, एनर्जी कंज्यूम्ड वाला देख लो थोड़ा सा। ये बच्चे बड़े गलती करके आते हैं, मैं इसका रामबाण तरीका बता रहा हूं, कभी नहीं भूलोगे। तरीका ध्यान दो, याद रखना पावर को लेना है वॉट में, पावर को लेना है, टाइम को लेना है आर में, और 1000 से डिवाइड कर दोगे आपको आंसर मिलेगा kWh में। किसमें मिलेगा? एनर्जी कंज्यूम्ड। क्या मिलेगा बताओ, क्या लिखा पढ़ो। एक गीजर है 1.5 किलोवाट का, तो हमें वॉट में लेना है, तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000, तो ये 1500 वाट हो जाएंगे। बोलो कितने हो जाएंगे? 1500। कितना है? 220 वोल्ट पे। द गीजर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन। तो पहले करंट निकालना था यार, तो करंट तो हमारा P/V हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P कितना है? 1500, 250, एक जीरो से एक जीरो गया, 25 छक 150, 6 एम्पियर आएगा। कितना एम्पियर आएगा? फिर क्या कह रहा है? एनर्जी कंज्यूम्ड इन 50 आर, तो 50 आर दिया तो यहाँ 50 का मल्टीप्लाई करो, 1000 से डिवाइड कर दो। बोलो कोई दिक्कत? देखो टाइम लेना है 50, पावर लेना है वॉट में। सुन लो कान खोल के, किलोवाट नहीं पावर लेना है, पावर लेना है वॉट, टाइम लेना आर में, 1000 से डिवाइड करना है। तो आपको आंसर किस में मिलेगा? जूल में नहीं मिलेगा, किलोवाट आर में मिलेगा। तो कितना हो जाएगा देखो, ये 2 जीरो 1 जीरो, ये 3 जीरो गया, 15 × 75, 75 किलोवाट आर मिल गया। अगर आपको जूल में चाहिए तो आप 3.6 इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देना उसी में। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं ये तो बताया ना अभी, इंटू 10⁶, यही होता है ना। तो बस उसी, बाकी आपको एनर्जी कॉस्ट पता करनी है, पर किलोवाट आवर में दिया ही है, तो डायरेक्ट उसी का मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल कॉस्ट अगर देखा जाए, टोटल कॉस्ट तो 75 किलोवाट आवर है, कितना है? 4.2, मल्टीप्लाई कर दो आंसर। कोई दिक्कत? बोलो। ये बताओ यहां पे देखो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालने को बोल रहा है, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस यही है ना, ये ए है और ये बी है, ए और बी के बीच में निकालना। तो ए से बी जाने के कितने रास्ते हैं बताओ? 2 रास्ते हैं, ये रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, तो ये तीनों सीरीज हो जाएंगे। नहीं लेकिन अरे पैरेलल, हमें तो ए से बी जाने के 2 रास्ते हैं, तो दोनों सबको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है ना। लेकिन अरे फिर भी जाएगा तो है ही ना, चाहे कम जाए लेकिन जाएगा तो है ही ना, है कि नहीं? कुछ करंट तब भी जाएगा ना ऊपर। तो बच्चों ध्यान देना, ए और बी, ए से बी के बीच में अगर निकालना है, ठीक है, ए और बी के बीच में बैटरी लगा दो इससे। अब बताओ, ए और बी जिसके बीच में निकालना है, कान को सुन लो, उसी को बैटरी से जोड़ दो। अब तो कर लोगे ना, इजी है कि नहीं इजी है बताओ। ये आर 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 कितना हो गया? ये तीनों सीरीज हो गए, और 3R के साथ ये आर, 3R के साथ आर, तो मल्टीप्लाई करो 3R इंटू आर अपॉन 3R प्लस आर। अरे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऊपर क्या हो गया? 3R² अपॉन 4R, एक R से R कैंसिल, 3R/4, ये आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? ये देखो ये R और ये R दोनों सीरीज में है, उसके वजह से पैरेलल मिलना, R/2 हो जाएगा, R/2 नहीं सॉरी R 2R हो जाएगा, 2R के साथ इसको पैरेलल जोड़ेंगे और फिर तीनों सीरीज में जाएंगे, ठीक है। तो जहां 2 रास्ते बटते हैं बच्चों, दोनों पैरेलल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? पैरेलल। तो आई थिंक आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैंने सारी बातें बता दी हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो बच्चों अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यही बचा है लास्ट, ठीक है। फटाफट समझ लेते हैं इसमें, ठीक है। टोटल आपके पास 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं आता है, ध्यान समझना, बहुत आसानी से कर लोगे। देखो पहले बात करते हैं सोलेनॉइड की, सोलेनॉइड शुरू करते हैं। तो सोलेनॉइड क्या होती है? आपको पता है कि जो क्वाइल होती है ऐसे 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 सिलेंड्रिकल फॉर्म में इस तरह से लपेटते हैं, सोलेनॉइड होती है। इसमें करंट फ्लो करते हैं ऐसे, ठीक।
ठीक, तो करंट फ्लो करते हैं, अरे कोई सॉरी, हाँ ये करंट नहीं थे, ये करंट फ्लो करते हैं इस तरह से। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है वो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह होती है। किसकी तरह होती है? बार मैग्नेट की तरह होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट की तरह होती है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, कैसे बढ़ाओगे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ा लो। करंट बढ़ा लो या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अरे यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो ज्यादा होगा ना, है ना। और बीच में अगर आप सॉफ्ट आयरन कोर रख दोगे तो भी इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अच्छा ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें आपको याद रखना है अगर आपका क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है ना, तो बच्चों साउथ पोल होगा, याद रखना। अगर एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो कैसा पोल होगा? नॉर्थ पोल हो जाएगा। ये बात दिमाग में डाल लो। क्लॉकवाइज करंट अगर इधर का फेस देखने में क्लॉकवाइज दिखेगा तो ये साउथ हो जाएगा। इधर का फेस एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो कैसा हो जाएगा? नॉर्थ। तो फेस को समझने की कोशिश करना ऐसे उंगली घुमा करके, ठीक। अगर हाँ ऐसे उंगली घुमा के देखना, जिधर करंट जा रही है वो देखना करंट क्लॉकवाइज चल रही है एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, ये हमारा करंट की डायरेक्शन है, ठीक। हाँ, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो समझना साउथ पोल है। वो कौन सा पोल है? साउथ पोल। कोई दिक्कत? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बना लेना। अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन याद रखना यूनिफॉर्म होती हैं, पैरेलल होती हैं। अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती हैं? पैरेलल। तो अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, बाहर नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम वैसी की तरह होती है। कोई दिक्कत? हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज पूछ रहा है। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? जो लाइन इमेजिनरी लाइंस होती हैं विच रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? कभी दूसरे क्रॉस नहीं करते हैं, क्योंकि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे को क्रॉस करते हैं बच्चों तो दो डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ठीक है, अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इसकी किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है। क्या मिल जाती है? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। और अगर कहीं इंटरसेक्ट करते हैं दो फील्ड लाइंस तो वहां पे दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होती है, जो कि पॉसिबल नहीं। क्लियर? नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, बाहर बाहर नॉर्थ टू साउथ होती है, अंदर अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है। ठीक है, बाहर मैग्नेट में पता ही है अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल, साउथ से नॉर्थ जाती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। हाँ, जहां करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां इंटर करती है वो हमारा साउथ होता है। नहीं, करंट इंटर नहीं करना, करंट कहां होता है? ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है करंट थोड़ी ना है। करंट का फ्लो से पता चलेगा साउथ है या नॉर्थ है। साउथ नॉर्थ पता चल जाएगा, समझ जाना कि अगर भाई एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर नॉर्थ है तो समझ जाना कि उससे फील्ड लाइन निकलेंगी। ठीक, अगर क्लॉकवाइज होगा तो साउथ होगा, साउथ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाएंगी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये देखो आ गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग और राइट हैंड थंब रूल। ध्यान देना, लेफ्ट हैंड रूल फोर्स बताता है। क्या बताता है? फोर्स। लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है? लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फोर्स की डायरेक्शन बताता है। ये फोर फिंगर एफ, एफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये सेंट्रल फिंगर, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करना है। सेंट्रल फिंगर बताएगा करंट की डायरेक्शन, तो ये बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। ये लेफ्ट हैंड रूल होती है। क्या होती है? लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल का क्या काम होता है? राइट हैंड रूल में क्या करना होता है? करंट की डायरेक्शन में थंब को रख के ऐसे उंगली पकड़ कर्ल करना है ऐसे, जो ये उंगलियों की डायरेक्शन होती है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देती है। क्या देती हैं? ठीक है, तो ये जो हमारा राइट हैंड थंब रूल होता है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है, और जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है वो फोर्स की डायरेक्शन देता है। ठीक है, क्लियर है? बोलो, याद कर लेना इस चीज को। ठीक, क्या है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को स्टेटमेंट याद कर लो, स्टेटमेंट एज इट इज याद कर लो, वही स्टेटमेंट लिख देना। ठीक है, स्टेटमेंट भाई इतने सारे बुक खरीदे होगे, क्या करने के लिए खरीदे हो? देख के लिख नहीं पा रहे हो? स्टेटमेंट लिख डालना, ठीक। और लिख करके लेफ्ट हैंड रूल, मैं यहाँ क्वेश्चन बता रहा हूं कौन कौन से तुम्हें तैयार करने हैं। ठीक, ओके। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बच्चों,
ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन लेना, कंसेंट्रिक सर्किल बनता है। क्या बनता है बच्चों? कंसेंट्रिक सर्किल बनता है। स्ट्रेट वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं उसके परपेंडिकुलर प्लेन में वो कंसेंट्रिक सर्किल बनती है, उसका सेंटर खुद वायर होता है। क्या होता है? वायर होता है। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने का तरीका क्या है? करंट बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो? करंट बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पता करनी है, राइट हैंड थंब रूल लगा देना। क्या लगा देना? राइट हैंड थंब रूल। कोई दिक्कत? अच्छा, और अगर कोई करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो क्या होगा भाई? फोर्स लगेगा। करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा? फोर्स लगेगा ना? बोलो। हाँ, अगर कोई एक करंट कैरिंग वायर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग वायर है, बताओ फोर्स किधर लगेगा? लगाओगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है तो कौन लगाओगे? फ्लेमिंग। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में ये हो जाएगा। करंट किधर जा रही है? ऊपर। करंट किधर जा रही है? ऊपर ना। तब ये हमारा सेंट्रल फिंगर ऊपर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स किधर? इनवर्ड। फोर्स किधर? इनवर्ड। ठीक, तो ये याद कर लेना, इनवर्ड हो जाएगा, फोर्स किधर हो जाएगा? इनवर्ड हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहां पे मैंने सर्कुलर लूप वाला छोड़ दिया था, सर्कुलर लूप का भी याद रख लेना बच्चों। इसकी कंसेंट्रिक सर्किल बनती है इधर साइड साइड में, यहां भी कंसेंट्रिक सर्किल बनती है सर्कुलर लूप में, बीच में ऑलमोस्ट पैरेलल होती हैं। बीच में ऑलमोस्ट क्या होती हैं? पैरेलल। तो बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। बाकी डायरेक्शन पता करनी है तो राइट हैंड थंब रूल लगा लेना। अगर करंट ऊपर जा रही है तो ऐसे होगा, ठीक है, और यहाँ पे करंट नीचे जाएगी तो करंट ऐसे हो जाएगा, तो इधर से अंदर जाएगा, इधर से बाहर निकलेगा। ठीक, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो करंट बढ़ा लेना और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा लेना। क्या बढ़ा लेना? नंबर ऑफ टर्न्स। क्या साफ नहीं करो, ये तो एक क्वायल है सिंगल। नहीं नहीं, वो लंबा कर दोगे तो फिर सोलेनॉइड बन जाएगा ना। क्या बन जाएगा? सोलेनॉइड। क्लियर है? करंट कैरिंग वायर को अगर रख देते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगता है। क्या लगता है? किसकी हेल्प से पता करते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, एसी डीसी क्या होती है बच्चों? एसी जो होती है वो बाई डायरेक्शनल करंट होती है, ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है। ये हमारा एसी है, ये बाई डायरेक्शनल करंट होती है। ठीक है, और जो डीसी होता है वो यूनि डायरेक्शनल करंट होता है। क्या होता है? उसमें एक ही डायरेक्शन में होता है, मतलब एसी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में जाती है और डीसी सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है। ठीक है, हाँ, और एसी जो करंट होती है बच्चों, एसी करंट, उसका बहुत ज्यादा एडवांटेज है। ठीक, बहुत एनर्जी कम कंज्यूम करता है। डीसी को हाँ एनर्जी का लॉस बहुत ही कम होता है एसी में, डीसी में ज्यादा होता है। एसी को हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं, डीसी को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल, एसी डायरेक्ट अप्लायंस में ही यूज होते हैं। डीसी देखो, डीसी का सोर्स क्या होता है? बैटरी। एसी का सोर्स क्या होता है? एसी जनरेटर। कौन? हाँ, हमारे घर में जो करंट आती है वो एसी ही तो आती है, तो सारे डिवाइस एसी से ही चलते हैं। बस मोबाइल का चार्जर जो होता है ना वो डीसी में कन्वर्ट होता है। क्या? एसी टू डीसी कन्वर्टर होता है, उसके लिए वो पीएन डायोड होता है। पीएन डायोड हमारे सिलेबस में अभी यहाँ पे 10th में नहीं पढ़ना, 12th में पढ़ाएंगे। ठीक है, खैर ध्यान दो, शॉर्ट नोट हमने यहाँ पे कुछ दिया है बच्चों। जैसे अर्थिंग क्या होती है? तो अर्थिंग मतलब क्या होती है कि हमें कोई एक डिवाइस अर्थिंग होती है और एक मेन अर्थिंग होती है। अर्थिंग में क्या करते हैं? एक वायर लेते हैं, ठीक है, उसको नीचे जाते हैं, जमीन के अंदर थोड़ा गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोद के एक प्लेट लगते हैं, प्लेट एल्यूमिनियम कॉपर की प्लेट रखते हैं, उसको उससे जोड़ करते तार ले आते हैं, वही हमारा अर्थिंग होता है। उसी को ले जा करके डिवाइस से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये अर्थिंग होती है। शॉर्ट सर्किट मतलब ये होता है, जब शॉर्ट सर्किट क्या होती है? जब हमारा मेन वायर, मतलब जो हमारा लाइव वायर होती है, न्यूट्रल वायर, जब दोनों कनेक्ट हो जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ऐसे में करंट बहुत तेजी से बढ़ जाता है, बहुत तेजी से। पावर रेटिंग समझा ही चुका हूं, आई इज इक्वल टू पी बाई वी। ओवरलोडिंग क्या होती है? वही जब एक्सेस ऑफ करंट हो जाती है, एक्सेस ऑफ क्या हो जाती है? करंट, तो उसी को ओवरलोडिंग बोलते हैं। एक्सेस ऑफ करंट कब होती है? जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मैं बता चुका हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है बच्चों? वही जो सोलेनॉइड थी उसके अंदर आप क्या भर दो? सॉफ्ट आयरन कोर भर दो।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ठीक है, कैसे स्ट्रेंथ उसकी हम चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर से करंट की वैल्यू बढ़ा के, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके, ठीक है, आप उसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। बार मैग्नेट में और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या सिमिलरिटी होती है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हैं, बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ चेंज इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखो बार मैग्नेट की पोलैरिटी रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी रिवर्स कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये इसमें सिमिलरिटी यही होगी कि दोनों को फ्रीली सस्पेंड करें तो नॉर्थ साउथ में रुकेंगे। ठीक, इसके अलावा सिमिलरिटी क्या होगी, दोनों की फील्ड लाइंस दोनों की सेम होती हैं, फील्ड लाइन दोनों की जो डायग्राम बनता है फील्ड लाइन की दोनों की सेम होती है ना। ठीक है, तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही 10 हैं बच्चों, जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।